हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये भी बहुत आसान चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर में ये चीज़ ध्यान रखना कि कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके कट चुके हैं, कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मुझे खुद भी ऐड ऑन करने पड़े, लाइक गूगल से जो भी मेरे को सुटेबल कंटेंट दिखा। तो आपका आ क्या क्या रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपकी आ रही है। ट्रेनिंग लोड में ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी आ रहा है, और लास्ट में कंसेप्ट ऑफ डोपिंग और उसके डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये आपके नोट्स प्रिपेयर करे हैं। ठीक है, इन नोट्स को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है। यहाँ से आप देखो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज में, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, अलग अलग गेम्स है, अलग अलग स्पोर्ट्स है, तो उनके अंदर ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी चाहिए, है ना। और उस परफॉर्मेंस कैपेसिटी को हम इम्प्रूव भी करते हैं कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की वजह से, है ना। काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, काफ़ी सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं। उन रूल्स एंड गाइडलाइंस को कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो वो प्रिंसिपल्स ना स्पोर्ट्स पर्सन को बताए जाते हैं कि भाई ये सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स को स्पोर्ट पर्सन अचीव करता है, समझता है, प्रिपेयर करता है और उसी प्रिंसिपल के हिसाब से खेलता है। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ के अंदर आती है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर आती है ना। ये एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग है जिसकी वजह से एक एथलीट की, एक स्पोर्ट्स पर्सन की फिटनेस और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है ना। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस चीज़ के ऊपर फोकस रहती है? ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के ऊपर, है ना। कि जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग आपकी वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस रहती है एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में। जैसे कि मान लो आपका स्पोर्ट क्रिकेट है, तो क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस कि आप कैसे अटेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, वो सब चीज़ें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर फोकस की जाती हैं। उसका मेन एम क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का? कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को डेवलप कर सके ताकि वो हाईएस्ट पॉसिबल रिजल्ट को अचीव कर सके, है ना। ये सब चीज़ें होते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं, जैसे कभी कभी क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी साल में एक बार, इस तरीके से। तो इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम को 3 उसमें बांटा गया है। सबसे पहले है माइक्रो साइकिल, कि मतलब मंथ्स में वर्कआउट करने का प्लान होता है। एक होता है मेसो साइकिल की वीक्स में ट्रेनिंग की जाती है। एक होता है माइक्रो साइकिल कि मतलब 5-10 दिन में ट्रेनिंग रेगुलरली होती है। अब ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, है ना। हमने ट्रेनिंग की डेफिनेशन या फिर कंसेप्ट कर लिया। अब हमें पढ़ने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। ये थोड़ा अच्छे से सुनना। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि आपका जो ट्रेनिंग है ना वो रेगुलर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि साल में एक बार हो रही है, 2 साल में एक बार हो रही है, लंबे ब्रेक नहीं करना, आपको रेगुलर करनी चाहिए जो आपकी ट्रेनिंग होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग लोड, ये ध्यान में रखना। ट्रेनिंग लोड का प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो हमने सबसे पहले एक लोड को अच्छे से करना सीख लिया, उसके बाद जो अगला लोड आएगा वो उससे ज़्यादा होना चाहिए पिछले वाले से, है ना। जैसे मान लो पहले आपका रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग का, ठीक है, आपका वेट लिफ्टिंग का स्पोर्ट आपने चुना है और वो आपको अच्छे से आता भी है, तो आपने सबसे पहले 20 किलो का जो वजन है वो उठाना सीख लिया अच्छे से, आप उसमें माहिर बन चुके हो। लेकिन जो अगला लोड आएगा ना वो आपका 40 किलो का होगा या 50 किलो का होगा, उसको आपको फिर से माहिर तरीके से उठाना या फिर अडेप्ट होना है उसमें, है ना। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड, कि जब पहले वाला आपका अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप बाद वाले में थोड़ा लोड बढ़ा दो, इस तरीके से। ठीक है, अगला है प्लान्ड और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। अगर हमें स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को हायर तरीके से अचीव करना है तो ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से प्लान कर लेना चाहिए, सिस्टमेटिकली कंडक्ट करना चाहिए ना। The training must be well planned and conducted systematically for the better results। ठीक है, planned and systematic training, अगर हमें कंपटीशन में, जितने भी कंपटीशन होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें हाई लेवल की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की तैयारी करवानी हो तो हमें ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा और सिस्टमेटिकली उस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि हम टूर्नामेंट में जीत जाए या फिर हाई परफॉर्मेंस रिजल्ट हमें देखने को मिले, राइट। अगला देखो जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग मतलब कि एक बेस क्लियर हो जाता है, एक बेस पता चल जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को कि मुझे इस लेवल पे काम करना है। और स्पेसिफिक ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि बेस लेवल से आपको इस लेवल तक पहुंचाना है। तो जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी। यहाँ पर ट्रेनिंग 3 साइकिल्स में डिवाइड है। अब कौन कौन से साइकिल, जो मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। एक होता है माइक्रो साइकिल, यानी कि 3 से 12 महीने का होता है। मेसो साइकिल 3 से 6 हफ्ते का होता है और माइक्रो साइकिल जो होता है वो 5 से 10 दिन का होता है। ठीक है,
अगला देखो एन्श्योरिंग रिजल्ट्स। आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि उसके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो अचीव हो जाए छोटे-छोटे टूर्नामेंट्स और कॉम्पिटिशन में। मतलब जो आपने ट्रेनिंग दिया है पहले उसको स्मॉल टूर्नामेंट एंड कॉम्पिटिशन में आज़मा के देखो। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हाँ, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। प्रिंसिपल्स ऑफ अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी टू ट्रेनिंग लोड मतलब कि क्या होता है कि जो लोड आपको दिया जा रहा है और उस लोड को आप रिकवर कर पा रहे हो या नहीं, मतलब उसके अंदर अडैप्ट हो पा रहे हो या नहीं। तो इस चीज़ के अंदर आपको अडैप्टेबिलिटी देखनी है कि जो आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, लोड जितना आपको दिया जा रहा है, उस लोड से आप रिकवर कर पा रहे हो या नहीं, उसको आपको सूट हो रहा है या नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी वो है कि वेदर यू आर अडेप्टिंग इन दैट एटमॉस्फेयर और नॉट, इस तरीके से है ना। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि जो आपका एक्टिविटी या फिर ट्रेनिंग का जो टाइम और ड्यूरेशन है उसको अच्छे से देखना चाहिए, उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते कभी भी। इवन ट्विंस भी होंगे वो भी दोनों अलग अलग होंगे, है ना। तो लोड जो है हर स्पोर्ट्स पर्सन की या फिर हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी को देख के देना चाहिए कि ये इंसान कितना उठा सकता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला 120 किलो उठा सकता है तो ये वाला तो 120 से ज़्यादा ही ज़्यादा उठाएगा, क्या पता वो 80 किलो ही उठा पाए, है ना। सो दैट इज़ हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। तो ट्रेनिंग को अच्छे से प्लान करना चाहिए हर एक इंडिविजुअल की एज, हेल्थ, कैपेसिटी, रिकवरी पेस और फिजिक को ध्यान में रखते हुए। ओके, अगला देखो फीजिबिलिटी यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग है उसको अच्छे से प्लान करना चाहिए और इस तरीके से रेगुलरली कंडक्ट करवाना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो अब हमने कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ लिया और प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी। ठीक है, तो अब मैंने आपको ट्रेनिंग लोड ऊपर सिखाया था, है ना। ट्रेनिंग लोड देखो यहाँ पर था, ये रहा। ट्रेनिंग लोड क्या होता है कि भाई इस तरीके से ट्रेनिंग लोड क्या होता है कि भाई हमें अगर एक लोड हमें सहना आ गया जैसे 20 किलो का ही वेट लिफ्टिंग में, तो उसके बाद अगला जो लोड होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी का होगा, है ना। ट्रेनिंग लोड शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज कि लोड जो है इंक्रीज कर देना चाहिए अगर आपको प्रीवियस वर्क या फिर प्रीवियस लोड से आप अडेप्ट हो चुके हो तो ये आपका क्या था, ट्रेनिंग लोड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना एडेप्टेशन, ये रहा। अडेप्टेशन यही मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रेनिंग लोड को आप अडेप्ट कर पाओ, है ना। आपका प्रॉपर प्रोपोर्शन हो कि मतलब जितना भी लोड आपको दिया जा रहा है क्या आप उसमें सहमत हो, आप उसको कर पा रहे हो या नहीं, आप उससे रिकवर हो पा रहे हो या नहीं, उसके बाद तो अडेप्ट हो पा रहे हो या नहीं। तो ये होता है एडेप्टेबिलिटी। तो आपकी एडेप्टेबिलिटी हो गई और ट्रेनिंग लोड हो गया। अब ओवरलोड और रिकवरी और पढ़ लेते हैं कि ओवरलोड और रिकवरी क्या होता है। इसके लिए मैंने लास्ट में नोट्स बनाए थे, ये रहा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा गूगल से लिया है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ ओवरलोड यहाँ पर देखो। ठीक है, ओवरलोड एक ऐसा लोड होता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है ना, एक्सेसिव होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है और हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। मान लो आपकी क्षमता है कि आप सिर्फ 10 किलो वजन उठा सकते हो और आपको दे दिया जाए 30 किलो, तो आप कैसे उठा पाओगे ना, वो ज़्यादा ही हो गया आपसे, है ना। और आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है यानी कि एनाटॉमिकल और जो फिजियोलॉजिकल है मतलब आपकी जो बॉडी के जो पार्ट्स है और साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस होती है वो अच्छे से मतलब उनके ऊपर असर पड़ेगा अगर आप ओवरलोड लेते हो तो, और साथ के साथ आपको इंजरी भी हो सकती है और इलनेस भी हो सकती है ना। तो इसलिए सबसे पहला बहुत ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करो और कि आप कितना लोड या फिर वज़न सह सकते हो, और अगर ज़्यादा है वज़न, ओवरलोड है, तो उसको मॉडिफाई करो, है ना। उसको आप मॉडिफाई करोगे, उसको आप कम कर दोगे ओवरलोड को, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से हो पाएगी और आपके अंदर इंजरी और इलनेस जो है वो नहीं हो पाएगी और आप स्ट्रैटेजीज अच्छे से बना पाओगे कि आप खुद को कैसे बचाओ। तो ये होता है ओवरलोड। अब रिकवरी क्या होती है, रिकवरी एक ऐसा पीरियड होता है और एक ऐसा प्रोसेस होता है ड्यूरिंग विच द बॉडी रिस्पॉन्स टू लोड। मान लो आपको आप 20 किलो के वजन को आराम से उठा पा रहे हो, आपको अचानक से दे दिया 30 किलो का वजन कि भाई तो अब तुझे इसी को उठाना सीखना पड़ेगा। तो जैसे आपने 30 किलो का वजन उठाया तो आपकी बॉडी ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, किस तरीके से रिएक्ट करा, वो ढल पा रही है उस टाइम पे या नहीं। तो उस टाइम को जब आपकी बॉडी लोड को रिस्पॉन्ड कर रही होती है उस टाइम को आप क्या बोलते हो, रिकवरी बोलते हैं ना। एडिक्वेट रिकवरी क्या होती है, अगर मान लो
जैसे 30 किलो का वज़न आपकी बॉडी किसी भी तरीके से उठा पा रही है, सहन कर पा रही है, तो एडिक्वेट रिकवरी हो पा रही है आपकी बॉडी की, मतलब आपकी बॉडी उस लोड को सह पा रही है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एक एथलेटिक कैपेसिटी है, आपकी पॉजिटिव अडैप्टेशन हो पाएँगी, परफॉर्मेंस अच्छी है आपकी, इंजरी भी अच्छी है और इलनेस का जो रिस्क है, वो भी नहीं हो पाएगा, है ना? अगर आपकी बॉडी अच्छे से नहीं सह पा रही है उस 30 किलो के वज़न को या व्हाटएवर, तो आपकी इनएडिक्वेट रिकवरी होगी, जिससे कि आपको क्या होगा, आपकी एथलेटिक कैपेसिटी में भी दिक्कत आएगी, परफॉर्मेंस में भी दिक्कत आएगी, चोट भी लगेगी और आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो ये था रिकवरी, और हमने पढ़ा ओवरलोड, रिकवरी पढ़ लिया, ओवरलोड पढ़ लिया, अडैप्टेशन पढ़ लिया और ट्रेनिंग लोड भी पढ़ लिया। ठीक है? तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट। अब आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ डोपिंग, कि डोपिंग क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, डोपिंग क्या होता है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये सिंपली आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना। ठीक है? कंसेप्ट क्या है डोपिंग का, कि मतलब कभी कभी हम स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन को ड्रग्स वगैरह दे देते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाए, है ना? काफ़ी सारे प्रोहिबिटेड सब्सटेंस उनको दिए जाते हैं, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस मतलब कि जिनको बैन कर दिया गया है, उन सब सब्सटेंसेस को उनको दिया जाता है ताकि उनकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। अब ड्रग्स का जो यूज़ है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, वो अनएथिकल माना जाता है, मतलब कि ये सही नहीं माना जाता और इसको बैन कर देना चाहिए बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि आईओसी, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, वो चाहती है कि क्लीन स्पोर्ट्स हो और डोप फ्री हो, मतलब ये जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर कोई भी ड्रग्स यूज ना हो, क्लीन साफ तरीके से जो स्पोर्ट्स है वो खेले जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें अगर वो ड्रग्स लेते रहेंगे परफॉर्मेंस अपनी बढ़ाने के लिए, तो उनको एक तो हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरे जो कैपेबल एथलीट है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएंगे। अब तो यही चाहते हैं कि हर एक एथलीट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मान लो कोई एक सक्षम एथलीट है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैलिबर है कि वो जीत सकता है इस मैच को, और दूसरे वाले के पास इतना नहीं है, और दूसरे वाले को हमने ड्रग्स देके उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, तो सक्षम वाले को जो कैपेबल है उसको जीतने के लिए वो नहीं जीत पाएगा। सो दैट्स वाई आईओसी हमेशा यही चाहती है कि जो स्पोर्ट्स है वो क्लीन रहे और डोप फ्री रहे, है ना? अब डोपिंग मेथड्स जो हैं, यानी कि जो ड्रग्स वाले मेथड है, ये एथलीट की जो हेल्थ होती है उसको हार्म कर सकते हैं और बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं ये। तो डोपिंग इन स्पोर्ट्स को तब लेना चाहिए जब ट्रेनिंग हो या फिर कंपटीशन डे हो, बट इट शुड बी बैंड, है ना? अब हम यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी मैंने लिखे हुए हैं, आप इसमें से कोई भी 2-4 करके आ सकते हो, लिख के आ सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है डोपिंग के, ये देखो, काफ़ी सारे एथलीट्स ड्रग लेते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे मेन में प्रोमिनेंट ब्रेस्ट्स हो सकती हैं, श्रंकन टेस्टिकल्स हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और जो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है उनका, जो कि उनके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में होता है, ऑर्गन्स में होता है, वो उसका एनलार्जमेंट हो सकता है। वुमेन्स के अंदर उनकी ज़्यादा जो वॉइस है वो डीपर हो सकती है, और उनकी वॉइस जो पुराने वाली थी वो वापस नहीं आ सकती। एनलार्ज क्लिटोरिस हो सकता है, इंक्रीज बॉडी हेयर ज़्यादा हो सकते हैं, गंजापन आ सकता है, बैल्डनेस, है ना? और उसके बाद इनफ्रीक्वेंट और एब्सेंट पीरियड्स हो सकते हैं। ठीक है? बोथ मेन एंड वुमेन माइट एक्सपीरियंस, दोनों मेन एंड वुमेन में क्या क्या चीज़ आ सकती है, काफ़ी सारे पिंपल्स हो सकते हैं, और आपका काफ़ी सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे ट्यूमर हो सकता है, एबनॉर्मलिटी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और इसके अंदर आप कोई हाई बीपी रह सकता है, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी कि डिप्रेशन हो सकता है, ड्रग डिपेंडेंस हो सकता है, HIV हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है ना? तो ये सारी चीज़ें आप इनमें से आप लिख सकते हो, और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ हमारे जो चैप्टर है वो हमने पूरा कर लिया, जितना सिलेबस में था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड आई होप आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे से आप डाउनलोड कर लेना फ्री फंड में, और प्रिंट करवा लेना और याद कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।